नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। जी थिएटर की एक और नई पेशकश अब आने वाली है आपके सामने। क्या कुछ होगा खास, नाम है कोई बात चले, और जानेंगे पूरी टीम से। सीमा जी, मनोज जी और सादिया जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं इस नए शो के लिए। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। तो सबसे पहले सीमा जी से बात करते हैं। ये जो लाइन है कोई बात चले, ये चूंकि जो गजल है मेरी बहुत फेवरेट उसमें है। तो जब मैं ये लाइन सुनता हूँ तो मुझे जगदीश साहब की आवाज और ये सब मेरे उस पे होता है। आपके लिए ये लाइन और ये नाम और इस कहानी का ये शीर्षक कितना मतलब आपके दिल के करीब है? बहुत करीब है क्योंकि इतनी खूबसूरत बात है ये कि कोई बात चले। तो यानी कि कोई किस्से कहानी जब हम सुनाने जा रहे हैं और हम जैसा कि जानते हैं ये ड्रामेटिक रीडिंग्स हैं, इनमें कहानियां ही सुनाई जाएंगी, किस्से ही सुनाए जाएंगे। तो उसके लिए मुझे लगता है इससे बेहतर लाइन नहीं मिल सकती कि कोई तो बात चले, कोई तो बात अपनी सुनाए या कोई तो बात अपनी कहे। तो मुझे लगता है ये लाइन बहुत अपने आप में इन कहानियों के लिए बहुत करेक्ट है। हम्म। तो मैंने जो टीजर देखा है उसमें मनोज सर वाला एक छोटा सा चंक देखा है जिसमें सर अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात चल रही है। लेकिन आप लोगों की किस तरह की भूमिका है ये भी जानेंगे। तो सीमा जी, आप अपनी भूमिका बताइए किस तरीके से होगी। मेरी भूमिका तो डायरेक्टर की है हम्म। और मैंने तो ये कहानियां डायरेक्ट ही की हैं और एक्टर आपके सामने बैठे हैं मनोज जी और सादिया जी। और मेरी भूमिका ये रही है कि क्योंकि ये काफी बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, मेरे लिए और मयंक पाहवा जो मेरे को डायरेक्टर हैं, इसमें हम दोनों के लिए ही बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए क्योंकि ये ड्रामा पढ़ा जाएगा। मतलब कहानियों को ड्रामा की तरह पढ़ा जाएगा। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हम नाटक देखने जाते हैं या हम फिल्म देखने जाते हैं या हम जैसा ऐसा मानते भी हैं कि एक्टिंग को कहा जाता है कि किसी एक्शन का रिएक्शन है, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई एक्शन नहीं है, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। ये एक कहानी है जो हम शायद बचपन से अपने दादा दादी और नाना नानियों से सुनते आए हैं कि कहानी जब सुनाई जाती थी तो हम उनके बगल में बैठ जाते थे। ये बिल्कुल उसी तरह की कहानी को आगे लेके हम जा रहे हैं, जहां पर हम चाहते हैं कि घर में आपको बैठे बिठाए आपके अपने टेलीविजन या अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ कहानियां जो हमारे अपने हिंदी लिटरेचर या उर्दू उर्दू लिटरेचर की लिखी हुई कहानियां हैं और बहुत वेल नोन राइटर्स की कहानियां हैं, वो हम आपको बिल्कुल वैसे ही सुनाएं जैसे कि आपकी अपनी कहानी हो। तो और फिर एक्टर के लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसे सोलो परफॉर्मेंस कह लीजिए और 20-25 मिनट या 30 मिनट तक एक अकेले आदमी या एक अकेले एक्टर या एक्ट्रेसेस के लिए और एक डायरेक्टर के लिए भी कहानी को पेश करना काफी चैलेंजिंग होता है। तो मेरे लिए काफी चैलेंज था, मयंक के लिए काफी चैलेंज था और हमें लगता है कि हमने कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश की। मयंक आपका बेटा है मैम? जी। ओके ओके। तो सर आपके लिए मनोज सर तो हेलो, हाय हाय। तो मैं कह रहा था कि जब थिएटर है और सिर्फ मेरे ख्याल से आवाज होती है, आपका पर्सोना है, और खेलने के लिए और बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि फिल्मों में बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर किस तरह के चैलेंजेस होते हैं कहानी को कहने के? कहानी कहना मतलब अपना एक अलग तरह का वो है, एक कहना चाहिए कि आर्ट फॉर्म है। थिएटर है, उसके अंदर बहुत सारा पूरा एक प्ले होता है। बट ये कहानियां कहना, कहानी सुनाना, वैसे भी कहानी किस्से सुनाना एक अपने आप में एक आर्ट ही है। तो हम लोगों ने ये थिएटर में भी शुरू किया हुआ था। पहले पहले प्लेस करते थे, फिर उसके बाद कुछ कहानियां जो हैं उनकी परफॉर्मेंसेस करते थे। तो अब ये जब ये जी की तरफ से आया तो ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अच्छी जो लिटरेचर की कहानियां, बड़े बड़े राइटरों की लिखी हुई कहानियां जो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, लोग नहीं देख पाते हैं, लोग नहीं पता कर पाते हैं, तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है कि लोग ये कहानी देखें और नई जनरेशन जो कि वाकिफ हो कि भाई कौन कौन से राइटर हैं। और अगर वो 100 लोग देखते हैं उसमें 10 लोग भी ऐसे हो जाते हैं, जो 10 बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं जो कि कहानी देख के कहते हैं अरे भाई हमने तो
और कहानियां पढ़नी है और जाके बुक स्टॉल पे किताब खरीदते हैं मंटो साहब की या हिकमत चुगताई की या और राइटरों की, तो आई थिंक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और बड़ा मजा आता है काम करने में इस तरह से। और अब देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है, हमने तो अपनी तरफ से किया है। सादिया, आपकी अपनी बात, आपकी अपनी भूमिका, आपकी अपनी कहानी जो आप बता सकती हैं, जिस कहानी को लेकर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, जितना आप बता सकती हैं उस कहानी के बारे में। ये कहानी सादत हसन मंटो की लिखी हुई है और ये कहानी काफी चैलेंजिंग कहानी भी है। हर एक उसके लिए जो इसे परफॉर्म करता है या डायरेक्ट भी करता है, क्योंकि बहुत ही इसमें सटल लेयर्स हैं अबाउट मतलब ये जिस औरत की कहानी है। सॉरी। तो इसके लिए मुझे डेफिनेटली आई वाज वेरी हैप्पी कि आई वाज वर्किंग विद सीमा जी, क्योंकि सीमा जी खुद एक इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। तो वो समझ पा रही थी मेरी परेशानियां एज एन एक्टर अबाउट पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर। तो और वो मुझे टिप्स देती थी बहुत सडनली। तो वो मैं बहुत ध्यान से सुनती थी कि उन्होंने क्या कहा, तो उसको पकड़ लो, फिर उस तरीके से काम करो। तो उसका काफी मेहनत करनी पड़ी। फिर जाके वो कहीं सुर में बैठना शुरू हुआ। तब मुझे भी अच्छा लगा कि चलो अब ये समझ में आ रही है, और ये अब मैं इस इतनी ज्यादा समझ में आ रही है कि मैं जब परफॉर्म करूंगी तो दूसरे को भी समझ में आएगी। तो या इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। और इसको बल्कि काफी लंबी कहानी है, तो उसको एडिट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था सीमा जी के लिए, इवन फॉर मी, क्योंकि मैं इसे इनएक्ट कर रही थी कि किस तरह से इसको एडिट करें कि वो हमारे स्लॉट में भी आ जाए और कहानी का जो उसके जो तासुर हैं वो वैसे के वैसे ही रहे। सो इट वाज वंडरफुल टू वर्क विद एक्चुअली द एंटायर टीम। क्या बात है। सीमा जी, मुझे बताइए कितनी कहानियां शामिल हैं, कितने एपिसोड होंगे, और ये कब से देखा जा सकता है, कहाँ देखा जा सकता है, पूरी रूपरेखा। ये छह छह कहानियां हैं और इसमें तीन कहानियां मंटो साहब की हैं, जिसमें से आपने देखा ये दो कहानियां आपके सामने पेश हैं जो टोबा टेक सिंह और हतक है। इसके अलावा मंटो की एक और कहानी है मोहम्मद भाई, जिसे विनीत कुमार जी प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। और उसके अलावा मुंशी प्रेमचंद की भी दो कहानियां हैं, जिसमें गुल्ली डंडा है और ईदगाह। ईदगाह सब आप लोग जानते ही हैं, बचपन से हमने किताबों में पढ़ी है वो ईदगाह। ईदगाह और गुल्ली डंडा दो मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। और हरिशंकर प्रसाद की भी एक कहानी है जिसमें हास्य व्यंग है सिनेमा पर, उसका नाम है फिल्म कथा। उसे गोपाल दत्त जो एक्टर हैं वो पेश करेंगे। तो ऐसे करके ये छह कहानियां हैं जो अलग अलग मिजाज की हैं। और मुझे मेरे लिए छह कहानियां करना बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि डिफरेंट तरह के एक्टर्स थे इसमें, डिफरेंट तरह की कहानियां थी, डिफरेंट तरह की सोच थी। तो बनाने में बहुत मजा आया है। और हम इसे जी थिएटर पे देख पाएंगे। जितना मुझे पता है कि ये टाटा स्काई पे आप अगर सब्सक्राइब करें थिएटर, तो शायद ये आपके पास मौजूद हो सकती हैं कहानियां, और आप इसे इसका मजा ले सकते हैं। और उसके अलावा ये जी थिएटर पे भी, जी 5 पे ये कुछ दिनों बाद, मुझे डेट एग्जैक्टली नहीं पता है, पर कुछ दिनों बाद ये जी थिएटर पे भी दिखाई जाएंगी। और इसकी इत्तला आपको बीच बीच में हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू आपको देते रहेंगे। और इसकी अनाउंसमेंट जो जिसे कहना चाहिए 19 नवंबर की अनाउंसमेंट है ऑलरेडी, जो टाटा स्काई की है, जिसमें वो 2 बजे और 8 बजे ये कहानी दिखाई जाएगी, टोबा टेक सिंह। और सेकंड कहानी हम लेके आएंगे हतक। तो अभी ये दो कहानियों को लेके हम प्रमोशन कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ताकि वो बाकी की कहानियों पे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। देखिए, दो कलाकार तो हैं हमारे सामने, बाकी जो कलाकारों का चुनाव है, कास्टिंग में आपका कितना हाथ था, और कैसे आपने कास्ट किया कि इस कहानी में इनको लिया जाएगा। देखिए, मैं बहुत बदमाश हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने अपनी फिल्म में भी ऐसी बेईमानी की थी कि मैंने अपने सारे दोस्तों को जमा कर लिया था ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं उनके साथ काम करने में। और बड़ी खुशकिस्मती मेरी ऐसी है कि मेरे सारे दोस्त सभी टैलेंटेड हैं, तो मुझे चुनने है। बस मुझे तो बदमाश इकट्ठे करने का शौक है, और मैं इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर उनके साथ मस्ती होती है।
और थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है। तो इसमें भी ये 6 बदमाश हैं, जिसमें से 2 आपके सामने बैठे हैं, और उसके अलावा विवान शाह हैं और विनीत जी हैं और विनय पाठक हैं और गोपाल दत्त हैं। तो वो 4 और हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये 6 लोग इकट्ठे हुए होंगे तो हमने कितने मजे किए होंगे। अच्छा, इन मतलब जिस तरह से 13वीं राम प्रसाद की 13वीं के की शूट पर हम लोगों ने इतना मजा किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग साथ रह रहे थे, बॉम्बे में भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग साथ नहीं रह रहे थे, पर एक एक की रिहर्सल खत्म होती थी, दूसरे का टाइम हो जाता था, तो वो आ जाता था थोड़ा 15-20 मिनट पहले। तो वो आ गया, उसकी रिहर्सल अभी भी खत्म हुई है, फिर हम बैठी, मतलब मिठाइयाँ मंगाई जा रही हैं, खाने खाए जा रहे हैं। तो वो मस्ती यहाँ पर भी कंटिन्यू रही। फिर सीमा जी करो रिहर्सल, चलो अंदर, हाँ जी हाँ जी चलते हैं। तो So that is the beauty of working with सीमा जी। सीमा जी, आपने कहा कि सबसे बड़ी बदमाश आप हैं, लेकिन आपको छोड़कर इन 6 लोगों में सबसे बड़े बदमाश, शरारती, जिद्दी या वो कौन है जिसने आपको सबसे ज्यादा तंग किया है? नहीं, कहना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़े बड़े बदमाश हैं, विनीत और विनय और मनोज। ये 3 जो बड़े हमारे सीनियर कह सकते हैं। तो जब हमारे यंगस्टर्स जो मेरे साथ एडीज थे या जो मेरे साथ और काम कर रहे थे, वो भी सब बच्चे एक्टर थे जो मिलके हमारे साथ प्रोडक्शन में थे। वो ये देखने के लिए वहां बैठते थे कि हम इन बड़ों से कुछ सीखेंगे, इन बड़ों की एक्टिंग देख के, इनके डिस्कशंस में हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब वो बैठते थे तो उनको सिर्फ यही सीखने को मिलता था कि वहां की कचौरी बहुत अच्छी है, वहां का समोसा बहुत अच्छा है, और तुमने वो खाया कि नहीं खाया। तो वो बेचारे ऐसे थे कि ये सीनियर लोग कब काम कैसे करेंगे, ये तो सिर्फ ऐसी मस्ती की बातें करते हैं। तो ये बदमाशों की टीम, मैंने कहा ना कि मुझे बड़ा मजा आता है इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने में, और ये कहानियों में भी वही कंटिन्यू रहा और बहुत मजा आया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि इतने सुलझे हुए एक्टर्स हैं ये सारे के सारे, कि ये बहुत ही अपना काम बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत एफर्ट लगता है इन लोगों को, क्योंकि बहुत बेहतरीन एक्टर हैं ये लोग। तो जब ये लोग करते थे उसे, तो उन बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और ये एक्टर और डायरेक्टर दोनों का अपना कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। तो जितना मैं चाहती थी उतना उससे ज्यादा वो मुझे दे रहे थे। तो ऐसे मिल मिला के हम लोगों ने एक कहानी को तैयार किया है। अब बाकी काम जो है वो सिर्फ ऑडियंस का रह जाता है कि वो उसे पसंद करती है या नहीं करती है, देखते हैं। हम्म। अच्छा मनोज सर, देखिए, कहानी सुनाने की और सुनने की अलग अलग विधाएं हैं, और इसमें एक विधा ये है, ये फिल्म नहीं है, बहुत सारे कलाकार एक कहानी में किरदार की तरह नहीं है। मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, किस तरीके से, किस तरह के दर्शक वर्ग इसको देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और कितना जरूरी है आज के समय में, जब हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग खूब कहानियां हैं, देश विदेश की तमाम कहानियां, ऐसे में ये प्लेटफॉर्म कितना अपने आप में मजबूत है? ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना मजबूत है या कौन कौन लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि एफर्ट बहुत अच्छा है ये, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जिस तरह से जी ने कंसीव किया है, ये एफर्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि जरूरी है कि बाकी सब तो हम लोग देखते ही रहते हैं टीवी पे प्रोग्राम्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम्स। कुछ एक चीजें ऐसी हो जो थिएटर लिटरेचर से जुड़ी हुई हो, कहानियां जो कि बड़े बड़े महान राइटरों ने लिखी हैं, उनसे लोग वाकिफ हो। और मुझे लगता है कि जो लोग भी देखेंगे, जो लोग भी जुड़ेंगे, वो जरूर कोशिश यही है कि वो लोग एक बार देखेंगे तो फिर दोबारा से देखना छोड़ेंगे नहीं, उनको मजा आएगा ही आएगा। क्योंकि ये मैन टू मैन स्टोरी टेलिंग है, और एक बार आप अगर कनेक्ट होते हैं तो फिर वो आप पूरी कहानी सुन के ही उठते हैं। तो ऐसा अटेम्प्ट है, कोशिश है। बाकी तो आगे पता चलेगा क्या होता है। बाकी ये अटेम्प्ट बहुत अच्छा है, और जी की तरफ से ये कि सब अलग अलग लैंग्वेजेस की भी कहानियां वो सुनाएंगे, और अच्छे एक्टर्स से भी, हिंदी की भी और बंगाली की भी और भाषाओं की कहानियां भी सुनाएंगे। आई थिंक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है ये। मुझे बताइए कि हम बचपन से ही अपनी दादी नानियों से खूब कहानी सुनते आए हैं, और हमें लगता है कहानी सुनाना मतलब कोई बहुत बड़ा चैलेंज का काम नहीं होता। लेकिन जब आप इस तरीके से एक शो बनाते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है, मुश्किल बात क्या लगती है, कहाँ से खेलना, मतलब मैं वो समझना चाहता हूँ, कहाँ पर होता है कि कहानी से लोग कनेक्ट भी करें।
नहीं, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, दादा दादी नाना नानी से कहानियां, अपनी माओ से कहानियां। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहानी सुनाना कोई आसान काम नहीं होता है। आपको उनको सामने जिनको सुना रहे हैं उनको बिल्कुल इन्वॉल्व कर लेना होता है उस कहानी के अंदर। इसी तरह से ये कहानी सुनाते वक्त एज एन एक्टर हमारे सामने भी ये चैलेंज था कि कहानी मतलब 1 मिनट के लिए भी बोरिंग ना हो। उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उसकी जो भी सिचुएशन है, उसका जो भी दुख है सुख है, उसका उसको हम इतनी तरह से खुद समझें। पहले, सबसे पहले खुद समझें, उसके बाद ही हम किसी को समझा पाएंगे या सुना पाएंगे। तो फिर उस पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ जब आप सुनाते हैं तो आप एक कहीं ना कहीं सुनने वाले के सामने एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि एक्टर है वो कहानी सुना रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा हम लोगों ने वो किया है कि एक थोड़ा सा माहौल क्रिएट किया है, एक सेट है, म्यूजिक है, कुछ प्रॉप्स हैं, कुछ चीजें हैं, जिससे कि उस टाइम का, उस समय का, उस जगह का जहाँ की ये कहानी है उसका एक हल्का सा आभास, उसका एक फील आ जाए। बट बाकी तो स्टोरी टेलर को ही वो किरदार सामने क्रिएट करने हैं, वो उसका दुख, उसका सुख, उसकी सिचुएशन को उनके सामने लाना है, ताकि इस तरह से कहानी सुनाई जाए कि उसका तसव्वुर, उसका जो विजुअल है वो सुनने वाले की आंखों के सामने आ जाए। जैसे वो कैरेक्टर, अगर टोबा टेक सिंह की बात कर रहा है एक एक्टर, और वो एक पागल खाने में सिचुएशन है, तो वो सुनाने का जो चैलेंजिंग पार्ट रहता है वो ये कि वो सुनने वाले के सामने वो पिक्चर क्रिएट हो जाए, ये कोशिश रहती है। तो मैं कहूंगा कि इतना आसान काम नहीं है। आप देखेंगे बचपन में भी दादा दादी नाना नानी जो कहानी सुनाते थे वो पूरा हिप्नोटाइज कर देते थे, और बच्चे हिल नहीं पाते थे कहीं, और उसी ख्याल में और उसी उसमें सो जाते थे। बिकॉज वो एक आर्ट है, वो एक आर्ट है। तो उसी की कोशिश की गई है। हम एक्टर्स वही कोशिश करते हैं जब स्टेज पे भी करते हैं तो, और यहाँ पे भी वही अटेम्प्ट किया गया है कि भाई देखने वाला एक बार सुनना शुरू करे कहानी तो सारा उसके सामने वो कैरेक्टर्स आ जाए, वो पिक्चर आ जाए, वो समय आ जाए। तो देखते हैं कितना ऑडियंस रिस्पॉन्स करती है, कितने सफल होते हैं हम लोग। सादिया जी, आप किन बातों का ध्यान रखती हैं? खासतौर से आपकी कहानी एक ज्यादा लंबी है, आपने कहा कि बहुत लंबी कहानी होती है और तब एक सरता से दर्शक जुड़े भी रहें। तो आपके लिए क्या चीज चैलेंजिंग होता है कि किस तरीके से कहानी की एक सरता भी बनी रहे और लोगों की रुचि भी, दिलचस्पी भी बनी रहे? सबसे पहले तो कहानी अच्छी चुननी चाहिए। तो सब सुनेंगे उसको बहुत ध्यान से। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने इससे पहले स्टोरी टेलिंग के काफी प्रोग्राम्स किए थे लाइव, मतलब ऑन स्टेज। लेकिन ये पहली बार ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें मैं नरेटर तो हूँ ही, लेकिन कैरेक्टर की तरह ड्रेस्ड अप हूँ। और जो सीन्स हैं उसको कई कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में, और वो हर कैरेक्टर को डिपिक्ट भी करती है इस कहानी में जो नरेटर है, और वो नरेट भी कर रही है कहानी, और जो कैरेक्टर इमोशंस फील कर रहे हैं वो उनको भी फील करती है, और एकदम से निकल के नरेटर के नो इमोशन में भी आ जाती है। तो दैट वाज प्रिटी, आई मीन इट वाज चैलेंजिंग एंड इट वाज फन। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मजा आया। और मैंने तो सीमा जी से कहा कि बस तैयार हो गई 6 कहानियां, चलिए अब इसको लेके घूमते हैं, हर जगह जाके ये परफॉर्म करेंगे। तो हो सकता है ये ना सही कोई दूसरी कहानियां, पर कहानी परफॉर्म करना इन फ्रंट ऑफ पीपल, उसका अलग ही मजा है, बहुत ही बहुत ज्यादा। तो सीमा जी, जाते आते मुझे बताइए, 6 कहानियां हैं, 6 एक्टर हैं आपके पास, और तो हर किसी एक्टर की एक खास बात होगी कि इनकी कहानी सुनाने के तरीके में ये बात मुझे खास लगती है। तो मुझे बताइए हर एक एक्टर की खास बात जो एक डायरेक्टर की नजर से आप देखती हैं। देखिए, जैसा अभी सादिया ने कहा कि कहानी को चुनना सबसे बड़ा पहले चुनौती होती है, उसके बाद उस पे किरदार बिठाना एक चुनौती होती है।
मुझे लगा कि जिस तरह की कहानियां हैं, जैसे कि अगर हम टोबा टेक सिंह की बात करें, तो टोबा टेक सिंह सुनाने के लिए एक ऐसी शख्सियत की जरूरत है, एक ऐसी पर्सनालिटी की जरूरत है जो उस इमोशन को, जो पार्टीशन या सियासतदारों के बारे में बात की जा रही है कि जिनकी वजह से ये पार्टीशन क्रिएट हुआ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मेरे दिमाग में आई है सबसे पहले। और मनोज जी पहले भी टोबा टेक सिंह पढ़ चुके हैं, और नसीरुद्दीन शाह साहब ने उनसे ये कहानी पहले पढ़वाई है स्टेज पर, और वो शायद मेरे जहन में बहुत स्ट्रांगली मनोज का किरदार बैठा हुआ था, क्योंकि मैं जानती हूँ एज एन एक्टर मनोज इस कहानी को बहुत ज्यादा इंसाफ देंगे, इसलिए उनकी चुनौती तो इसलिए की गई। और जहां तक सवाल है सादिया सिद्दीकी जी का, तो मुझे लगता है कि सादिया में एक दोनों इमोशन बहुत प्रोमिनेंट है उनके अपने कैरेक्टर में एज एन एक्टर, कि वो एक चंचलता भी है उनके अंदर, एक शोखी है उनके अंदर, एक अंदाज है उनका अपना बात करने का, और एक नखरा है उनके पास, जो मुझे लगता है कि हतक जैसी कहानी के लिए वो नखरा, वो अंदाज, वो, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पास एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज, जिसको वो भली भांति जानती हैं। और क्योंकि ये कहानी और इस कहानी में आने वाले अल्फाज वो इतने खूबसूरत लिखे गए हैं कि अगर उनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें या एक्टर को हिंदी में उसका मतलब समझाने लगे, तो शायद मुझे लगता है कि उस कहानी के साथ मैं थोड़ी सी बेइंसाफी करती। पर सादिया क्योंकि खुद उर्दू बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और उसको बहुत खूबसूरती से उसका उच्चारण कर सकती हैं, तो मुझे लगा कि सादिया उस कहानी के लिए बहुत सुटेबल, मैंने इसलिए उनको कास्ट किया। विनय पाठक हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, बहुत ही प्यारे से इंसान है, बहुत ही भले भाले इंसान है। तो मुझे लगता है कि ईदगाह जैसा एक सॉफ्ट, जो उस कहानी का एक पक्ष है जिसमें कि एक बूढ़ी दादी के बारे में बात कर रहे हैं, एक छोटे से बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी मासूमियत और उसके दर्द और उसकी उन सारी चीजों को मुझे लगता है कि विनय पाठक जैसे एक्टर जो कि इन इमोशंस को बहुत अच्छे से प्ले कर सकते थे, तो इसलिए उनका चुनाव किया गया है। मोहम्मद भाई कहानी जो है वो बहुत ही मजेदार और बहुत फनी कहानी है, और बहुत ही मतलब बहुत डिफरेंट कहानी है। ऐसा उसमें कोई मैसेज नहीं छोड़ रहे, ऐसा कोई एक सोशल कमेंट नहीं है उसमें, बस जस्ट एक आदमी का अनुभव है। तो विनीत जी जिस तरह के एक्टर हैं, जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने उनको मामा का रोल दिया था अपनी फिल्म में, तो मुझे उनमें एक बहुत ही गंभीर एक्टर होते हुए एक जो फनी एक उनके अंदर एलिमेंट है, कि वो एक मजा भी दे सकते हैं और लगेंगे गंभीर, लेकिन जब वो बोलेंगे तो आपको हंसी भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे उस फन को। तो वो जो दोनों का मिश्रण उनकी पर्सनालिटी में है, जो उनकी बातचीत में है, वो मुझे लगा कि मोहम्मद भाई के लिए बहुत सुटेबल होगा। और विवान शाह जो हैं वो बहुत ही आज की जनरेशन के एक्टर हैं, और एक लड़कपन है उनके अंदर, एक अल्हड़पन है उनके अंदर, जो कि मुझे लगता है कि गुल्ली डंडा जैसे गेम को जो आज की जनरेशन को समझा सके कि गुल्ली डंडा या आज का अगर फुटबॉल लें या क्रिकेट लें, जो लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेरे ही घर में अगर मैं फुटबॉल को गेम बोलूं तो मेरे बच्चे हर्ट हो जाते हैं कि गेम नहीं है वो फुटबॉल है। तो मुझे लगता है कि वो इस जनरेशन को समझना कि एक गेम को कितना आप अपना बना सकते हैं, तो मुझे लगा कि विवान शाह इस पे पूरे उतरेंगे, और इसलिए उनको कास्ट किया है। और गोपाल दत्त जैसा हम सभी जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, और फिल्मी कथा जो व्यंग है हरिशंकर परसाई जी का, उस व्यंग के लिए एक न्यूट्रल फेस मुझे बहुत जरूरी था, कि वो इतना न्यूट्रल हो, उसमें कोई भी वो किसी का पक्ष नहीं दे रहे हैं, ना वो किसी के बारे में बता रहे हैं, वो जस्ट एक कहानी सुनाए विदाउट एनी एक्सप्रेशन, वो सिर्फ एक तटस्थ होकर वो कहानी ऑडियंस तक पहुंचाए। मुझे लगता है गोपाल दत्त में ये बहुत कमाल की खूबी है कि वो बिल्कुल बिना एक्सप्रेशन लाए एक फ्लैट फेस से एक बहुत ही हिलेरियस कहानी अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन एक्टर्स का चुनाव किया है। क्या बात है, ये कहानी बनने की कहानी बहुत खूबसूरत लगी सुनकर हमको। हमसे बात करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं जी थिएटर नए शो के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।